स्वागत है आपका इंडिया न्यूज आपके साथ। मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल टू लेकर आया। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। सबसे बड़ी खबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की बड़ी जीत हुई है। $100 अरब की पूंजी से ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। साथ ही साथ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला अध्यक्ष या सीईओ भारतीय होगा, जिसका कार्यकाल 6 साल का होगा। बाद में ये 5 साल का हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में होगा, जबकि मोदी ने इसे नई दिल्ली में लाने का भरपूर प्रयास किया था। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक का अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण अफ्रीका में होगा, जबकि संचालन मंडल का अध्यक्ष रूस होगा। बैंक की इस पूंजी के लिए शुरुआती अंशदान में संस्थापक सदस्यों की बराबर भागीदारी होगी। बैंक की शुरुआती अंशदान पूंजी $50 अरब की होगी, जो संस्थापक सदस्य बराबर साझा करेंगे। दरअसल भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि इस पर किसी भी सदस्य देश का वर्चस्व नहीं हो। नए विकास बैंक की स्थापना पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंक से अब न सिर्फ सदस्य राष्ट्रों को फायदा होगा, बल्कि विकासशील विश्व को भी फायदा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि साल 2012 में नई दिल्ली में जिसकी शुरुआत हुई थी वो अब सच हो गया। ब्रिक्स देशों ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए संयुक्त आधारभूत फंड की स्थापना भी की। संयुक्त आधारभूत फंड की शुरुआती पूंजी $10 अरब होगी, जो ब्रिक्स देशों में सड़क, पुल और एयरपोर्ट बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स में आज होने वाले फैसले विश्व का भविष्य तय करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के समक्ष विकास और सहयोग की असीम संभावनाएं मौजूद है, जिसका उपयोग सदस्य देशों को करना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में भी बताया। आतंकवाद को एक बड़ी समस्या बताते हुए मोदी ने कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे का अनुभव बांटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी और ब्रिक्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश कमजोर अर्थव्यवस्था की चुनौती से जूझ रहे हैं। मोदी ने कहा कि वृद्धि के रास्ते में बाधा डाले बगैर हमें अपने विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्वच्छ और मितव्ययी तरीकों से संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर क्राइम पर भी चिंता जताई। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साइबर क्षेत्र में समान वैश्विक हित बनाए रखने के लिए अगुवाई करनी चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए उसके महत्व को भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रकृति की देन में हिस्सेदारी कर सकते हैं, हालांकि प्रकृति का दोहन एक अपराध है। ब्रिक्स सम्मेलन में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने पर भी जोर दिया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट का भी सुझाव दिया। बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने मोदी को चीन आने का न्योता दिया, जिसे पीएम ने कबूल कर लिया। मोदी नवंबर में चीन जाएंगे। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे। इराक के आतंकी संगठन ISIS ने सरकार से किसी भी बातचीत की संभावना खत्म कर दी है, जिससे उनकी कैद में फंसे 39 भारतीयों की रिहाई की उम्मीदें मुश्किल में पड़ गई हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीयों के ISIS के चंगुल में फंसने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इन आतंकियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। जून में इराक के मोसुल शहर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले 40 भारतीयों को ISIS ने बंधक बना लिया था। इन 40 बंधकों में से एक इन आतंकियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रहा। अखबार ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा कि सरकार ने कई बार बातचीत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन साफ संदेश यह है कि ISIS से रिहाई के लिए बातचीत के लिए राजी नहीं। दिल्ली में आज बीजेपी विधायकों की बैठक है, जिसमें दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर चर्चा होगी। साथ ही दिल्ली बीजेपी विधायकों की बैठक में केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। केजरीवाल के मुताबिक कई विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया। केजरीवाल ने इन आरोपों के लिए ऑडियो टेप जारी किया। 45 सेकंड के संदेश में केजरीवाल ने इस मामले में पीएम मोदी से सफाई मांगी है। केजरीवाल ने इस ऑडियो संदेश को जल्द ही FM रेडियो, फोन कॉल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब खबरें क्राइम की। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स ने मामूली कहासुनी में अपनी भाभी की मोबाइल के चार्जर के तार से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी विकास अपनी भाभी की बहन से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन विकास की भाभी ने शादी का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी।
पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में तेज रफ्तार कार ने स्कूल के बच्चों को टक्कर मार दी। गाड़ी में यूपी पुलिस के 3 जवान सवार थे और तीनों ने शराब पी रखी थी। फिलहाल सभी पुलिस वाले फरार हैं। दिल्ली में 70 साल के एक बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को कमरे के अंदर बेड में छिपाकर रखा गया था। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस को उसी मकान में रहने वाले 2 किराएदार पर हत्या का शक है। दिल्ली के समयपुर बादली में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मंडावली से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे की केयरटेकर महिला ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके अपहरण की साजिश रची थी। दिल्ली के नथुपुरा में एक लड़का एक महिला को ब्लेड मारकर फरार हो गया। लड़के ने पहले महिला के साथ मिलकर उसके अपहरण की साजिश रची थी। दिल्ली के नथुपुरा में एक लड़का एक महिला को ब्लेड मारकर फरार हो गया। लड़के ने पहले महिला के स्कूटी में टक्कर मारी, फिर हाथ में ब्लेड मार दिया। जब तक महिला पुलिस को बुलाती, वो ब्लेड मारने वाला वहां से फरार हो गया। दिल्ली सदर नोएडा के सेक्टर 24 में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने उससे रेप किया। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेरठ में एक महिला कुश्ती खिलाड़ी ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की और आरोपी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। 2 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। लड़की के मुताबिक आरोपी ने शादी से मना करने के बाद उसकी फोटो के साथ आपत्तिजनक कमेंट भी सोशल साइट पर पोस्ट कर दी। यूपी के हाथरस में गैंगरेप की शिकार महिला की खुदकुशी पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने कई ट्रकों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पीड़ित महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। आसपास के इलाकों में जमकर तोड़फोड़ की गई। ये लोग पीड़ित महिला के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। गैंगरेप की शिकार महिला ने सोमवार को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने महिला को उसके घर से अगवा कर गैंगरेप किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुंबई के शक्ति मिल में पत्रकार और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के आरोपी दोनों नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दिया। इन्हें 3 साल के लिए नासिक के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इन दोनों मामलों में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पंजाब के कपूरथला में एक शख्स ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। लड़की 40% जल गई। बताया जा रहा है कि शख्स शादीशुदा है, लेकिन लड़की से प्यार करता था। लड़की ने प्यार से इनकार कर दिया था। आरोपी फरार है। मेरठ में एक सनकी लड़के ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इनके बीच पैसों के लेन देन का मामला भी था। झारखंड के रांची में एक मनचले की जमकर पिटाई हुई। पीड़ित लड़की ने ही आरोपी की सरेराह पिटाई की। थप्पड़ और चप्पल से लड़की ने इस मजदूर की जमकर खबर ली। मार खाता मजदूर कैमरे से चेहरा छिपाने की कोशिश करता रहा। लखनऊ में एक महिला ने एक दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाने के दारोगा आर.के. यादव पर आरोप है कि पीड़ित के घर हुई चोरी की रिपोर्ट लिखने की बजाय उसने उसे थाने से भगा दिया। महिला बार बार थाने गई तो दारोगा ने उसे गालियां दी। झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। लखनऊ में शिकायत दर्ज कराने के बाद दारोगा ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की। आबरू लूटने तक की धमकी दे डाली। अब खबरें वैदिक हाफिज विवाद की। वेद प्रताप वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात पर सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से रिपोर्ट तलब की। ये खुलासा हुआ था कि उच्चायोग को इस मुलाकात की जानकारी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में इस मुलाकात की निंदा भी की। पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिकार शिराजी के दावे को वेद प्रताप वैदिक ने खारिज किया। वैदिक ने कहा कि हाफिज से उनकी मुलाकात के बारे में भारतीय उच्चायोग को पता नहीं था। वैदिक ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिकार शिराजी को ज्यादा जानकारी है तो वो भारत सरकार और संसद को जानकारी दे। पाकिस्तानी पत्रकार शिराजी के दावे ने संसद में दिए सरकार के बयान पर सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दावा किया कि वैदिक को सरकार ने दूत बनाकर पाकिस्तान नहीं भेजा था। राज्यसभा में हंगामे के बाद लगातार दूसरे दिन वित्त मंत्री जेटली ने बयान दिया कि हाफिज वैदिक मुलाकात से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। न सिर्फ हाफिज सईद से मुलाकात के लिए बल्कि कश्मीर पर दिए अपने बयान के चलते भी वेद प्रताप वैदिक घिरे हुए हैं। पाकिस्तानी चैनल डॉन को दिए इंटरव्यू में वैदिक ने यहां तक कहा था कि कश्मीर को आजाद मुल्क बनाने में कोई बुराई नहीं। हालांकि अब वैदिक का कहना है कि अगर उन्होंने कश्मीर को अलग करने की बात कही हो तो उनका सिर काट दिया जाए। वैदिक के कश्मीर में बयान और आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष वैदिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार वैदिक पर कार्रवाई करने से बच रही है।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब यासीन मलिक हाफिज सही से मिला था तो बीजेपी ने यासीन की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन इस केस में वो चुप है। बीजेपी के अहम सहयोगी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैदिक को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, शिवसेना ने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करने की भी मांग की। बीजेपी भले ही खुलकर बोलने से बच रही हो, लेकिन वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय कटियार ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली। कश्मीर को आजाद करने की बात कहने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वैदिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूका। कश्मीर पर दिए गए वैदिक के बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला भी फूका। वैदिक हाफिज मुलाकात को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ और सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि वैदिक आरएसएस के आदमी है। साथ ही राहुल ने पूछा कि क्या ये मुलाकात भारतीय दूतावास से कराई है। वैदिक को संघ का करीबी बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने वैदिक के राहुल गांधी पर लिखे एक लेख के जरिए हमला बोला। नकवी ने कहा कि वैदिक ने अपने एक लेख में राहुल गांधी की जितनी तारीफ की है उससे साफ है कि वो कांग्रेस के ज्यादा करीबी हैं। 2009 में वैदिक ने अपने लेख में लिखा था कि अपने आचरण से राहुल गांधी के जितने करीब बैठते हैं, स्वयं गांधी जी के पोते पोती भी नहीं। वैदिक ने लिखा था, ये क्या कम बड़ी बात है कि जिस जवान को कांग्रेस की दूसरी पाली में कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनने से नहीं रोक सकता था, वो आज सिर्फ सांसद क्या मामूली कार्यकर्ता की तरह गांव-गांव घूम रहा है। आरएसएस से हाल ही में बीजेपी में आए राम माधव ने कहा कि वैदिक आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है। राम माधव ने यह भी कहा कि जो वैदिक सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के साथ घूमते हैं, आरएसएस के आदमी कैसे हो सकते हैं। बीजेपी का वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने कहा कि राहुल के बयान को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, तो फिर हम क्यों लें। उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी राहुल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को सुबह शाम आरएसएस की याद आती है, तो उसमें हम क्या करें। बीजेपी का वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा कि वैदिक कांग्रेसी हैं और वो राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के साथ घूमते रहे। अब खबरें बारिश की। मुंबईकरों को आज भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मुंबई में भारी बारिश के साथ हाई टाइड का खतरा बरकरार है। मुंबई में कल जोरदार बारिश हुई। दिन भर लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। महानायक अमिताभ बच्चन के घर जलसा के सामने बारिश के बाद जल जमाव हो गया। बारिश के साथ साथ मुंबई में हाई टाइड भी आया। दोपहर करीब 2:28 पर समंदर में 5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी। बीएमसी ने पहले हाई टाइड आने का अलर्ट जारी किया था। हाई टाइड को देखते हुए बीएमसी ने पहले से ही खास बंदोबस्त किए थे। समंदर के पास जाने से लोगों को रोका गया था। गोताखोरों की टीम भी मौके पर तैनात रखी गई थी। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 दिन और हाई टाइड आते रहने की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से 17 जुलाई तक मछुआरों को समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। मुंबई के पास समुद्र में कमर्शियल जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 30 क्रू मेंबरों को बचा लिया गया। 3 चेतक हेलीकॉप्टर, 2 जहाज और 3 फास्ट पेट्रोल वेसल के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे जहाज डूबने लगा। जहाज पर काफी सामान लदा हुआ था। महाराष्ट्र के विदर्भ में जमकर बारिश हुई। अमरावती में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई। बारिश से किसान खुश हैं। महाराष्ट्र के अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना में जोरदार बारिश हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुई। रास्ते टूट चुके हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश से 4 धाम की यात्रा रोकी जा सकती है। केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे कई जगहों पर टूट चुका है। सड़क टूटने से कई यात्री फंसे हैं। बारिश की वजह से केदारनाथ के कई रास्तों में भारी भूस्खलन हो रहा है। रास्ते टूटने से केदारनाथ यात्रा में दिक्कतें खड़ी हो गई। मलबे के चलते उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग को बंद करना पड़ा। हालात देखकर 4 धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग में फंसे केदारनाथ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। हालात को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो चुका है। उधर चमोली में भी बारिश से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते टूट गए हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों की आवाजाही खतरे में पड़ चुकी है। कई जगह अस्थायी और खतरनाक रास्तों से लोग सफर कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया। ऋषिकेश से 4 धाम जाने वाली सड़कें और रास्ते कई जगह टूट गए हैं। रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। और राजनीति की कुछ खबरें। समान नागरिक संहिता पर पहली बार केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि सरकार इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय लेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी समान नागरिक संहिता का जिक्र है, जबकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र से कहा कि वो समान नागरिक संहिता पर कोई कदम उठाने की ना सोचे और पर्सनल लॉ के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना करे। एनडीए के घटक दल शिवसेना ने सरकार को समान नागरिक संहिता पर सहयोग का वादा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पूरा देश समान नागरिक संहिता चाहता है, सभी राष्ट्रवादी पार्टियां चाहती है कि सबके लिए एक कानून हो। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अशोक खेमका की जल्द ही पीएमओ में नियुक्ति की जाएगी। खेमका की नियुक्ति को कैबिनेट सचिव ने हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही खेमका पर लगे सभी आरोप खत्म कर दिए गए हैं। खेमका पर पद के दुरुपयोग समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए सौदे को रद्द कराने के विवाद को लेकर खेमका चर्चा में आए थे। खेमका पर हरियाणा में गोदामों के लिए गाल वॉल्यूम सीट खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा था। बीएसपी नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नसीबुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। लोकायुक्त ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था और उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी। यूपी के संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने कांड को लेकर मुरादाबाद के एसएसपी को सीधी चुनौती दी। राजेश ने कहा है कि एसएसपी ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो मुझसे कुश्ती लड़े। माया कोडलानी के मामले में सुनवाई से गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनंत दवे ने खुद को अलग कर लिया है। गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडलानी ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की है। नर्मदा पाटिया दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माया कोडलानी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। चिंकारा मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में आमिर खान के खिलाफ सुनवाई होनी है। आमिर खान पर फिल्म लगान में बिना अनुमति चिंकारा दिखाने का आरोप है। कानपुर में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बारादेवी सब स्टेशन पर गांधीगिरी दिखाते हुए अधिकारियों को गुलाब के फूल देकर विरोध जताया। बर्रा विश्व बैंक सब स्टेशन पर व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने खाट बिछाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में बेलन और चिमटा लेकर बिजली विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यूपी में बिजली संकट और गहरा चुका है। अनपरा पावर प्लांट की 2 और परीक्षा पावर प्लांट की 1 यूनिट ठप हो गई है। इससे लगभग 2300 मेगावाट बिजली की कमी हो सकती है। इन पावर प्लांट में आई खराबी को पूरा करने में कम से कम 3 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले हजारों परीक्षार्थियों को फौरी राहत दी है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसेट को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए परीक्षा टालने की हम सिफारिश कर रहे हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे करीब कई परीक्षार्थी सीसेट को खत्म करने की मांग को लेकर हफ्ते भर से अनशन पर डटे हुए हैं। हिंदी की अनदेखी को लेकर हजारों छात्र सीसेट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। केंद्र के फैसले से इन्हें थोड़ी राहत मिली है। गोरखपुर में यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे छात्रों ने हिंदी की अनदेखी को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के छात्र ज्यादा है, जिसे देखते हुए पैटर्न बदला जाए। नोएडा सेक्टर 59 में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। लाइनमैन ट्रांसफार्मर सुधार रहा था, तभी बिना किसी सूचना के बिजली ऑन कर दी गई। मौके पर ही लाइनमैन की मौत हो गई। बिहार के आरा जिले में एक अनमैन रेलवे क्रॉसिंग पर आरा इंटरसिटी एक्सप्रेस ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 8 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी क्राइम ब्रांच और सीबीआई अफसर बनकर महिलाओं को लूटने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले कई महीनों से ये लुटेरे महिलाओं को पुलिस और सीबीआई का डर दिखाकर ज्वेलरी निकलवा लेते थे। पंजाब के बाटला में पुलिस ने अपने ही एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसआई बलबीर सिंह ने जमीन विवाद की शिकायत पर 1 लाख रुपए रिश्वत की भी मांग की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर जयपुर पहुंचे। क्लिंटन आज जयपुर में अक्षय पात्र केंद्र का दौरा करेंगे। अक्षय पात्र एक एनजीओ है जो सरकारी विद्यालयों के बच्चों को रोज मिड डे मील उपलब्ध कराती है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा के 3 दिन के उत्सव के दौरान रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ा है। साई की हुंडी में 3 दिन में 4 करोड़ 43 लाख रुपए का चढ़ावा आया। अब खबरें बिजनेस की। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी सत्यम केस में सेबी की जांच पूरी। बी रामालिंगम राजू समेत 5 पर 14 साल का बैन लगा। ये लोग अब 14 साल तक बाजार की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे। गलत तरीके से कमाए गए 1849 करोड़ रुपए भी ब्याज समेत लौटाने होंगे। स्पाइसजेट, इंडिगो और गो एयर सस्ती टिकटों का ऑफर लेकर आए हैं। महज 1699 रुपए से हो रही है किराए की शुरुआत।
3 दिन के लिए इन टिकटों की बिक्री मंगलवार से शुरू हो चुकी है। यह ऑफर 18 अगस्त से 30 सितंबर के बीच यात्रा के लिए है। ग्लोबल इन्वेस्टर सीडीसी ग्रुप नारायण हेल्थ केयर में लगभग $150 करोड़ यानी 900 करोड़ रुपए लगाने के लिए बातचीत कर रहा है। आखिरकार 5 दिनों बाद बाजार में रौनक लौट आई। 221.67 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 25,228.65 पर बंद हुआ। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जल्द ही 14 नए मुकदमे दर्ज करेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के मुताबिक बुलेट ट्रेन के लिए पैसा कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जल्द ही 14 नए मुकदमे दर्ज करेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के मुताबिक बुलेट ट्रेन के लिए पैसा तो एफसीआई से जुटाया जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में रेल ऑपरेशन इसके दायरे में नहीं आएगा। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज में आधा फीसदी की कमी कर दी। 179 दिनों तक की एफडी पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा। आने वाले समय में अब आप ई टिकट पर भी वेटिंग में सफर कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को सलाह दी है, जो पैसेंजर ई टिकट पर वेटिंग में यात्रा करना चाहते हैं उन्हें यात्रा करने दी जाए। अब खबरें विदेश की। अफगानिस्तान के पक्तिका इलाके में कार बम धमाके में 89 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। हमला पक्तिका इलाके में उस वक्त हुआ जब लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे। धमाके से बाजार की सभी दुकानें भी ढह गईं। मॉस्को में पाबोड़ी मेट्रो सबवे में मेट्रो ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरने से 20 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेन के ब्रेक अचानक लगे और लोग ट्रेन से गिरने लगे। हादसे में 130 लोग घायल हुए।